हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से जुड़ी प्रमुख धाराएं, है ना। हमने इससे पहले भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 डिस्कस किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद उस हिसाब से फिर आपको समझ में आएगा कि हम कौन सी धाराओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले आज किस तरह से डिस्कस करेंगे वो जानते हैं। तो हम जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है उसमें धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 4A, धारा 6, धारा 8A और धारा 8B, है ना, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो धाराएं हैं, पिछले जो भी महिला सुपरवाइज़र के अन्य राज्यों में भी जो भी एग्ज़ाम्स हुए उसमें इन धाराओं से प्रश्न पूछे गए, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। जो धारा 2 है वो क्या बोलता है कि दहेज का मतलब है, यानी कि दहेज को ये परिभाषित करता है। ठीक है, तो यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि धारा 2 किससे रिलेटेड है, तो धारा 2 दहेज की परिभाषा से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो किस तरह से इसको परिभाषित किया है तो जानिए आप। दहेज का मतलब है कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी पक्षकार के, इसका मतलब ये है एक पक्ष दूसरे पक्ष को दे, ठीक है, या फिर विवाह के किसी भी पक्षकार को हम दे रहे हैं। ठीक है, देन क्या है, अविभावक या दूसरे व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को विवाह के समय या पहले या बाद में देने या देने के लिए सहमत होना, यानी कि उस समय दे दिया विवाह के समय या फिर बाद में दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिन पर मुस्लिम विधि लागू होती है उनके संबंध में मेहर दहेज में शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो मेहर की रकम होती है, ठीक है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो शरीयत के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम है वो हिंदू मैरिज एक्ट, यानी कि जो हिंदुज़म होते हैं, जो जैनिज़्म होते हैं, सिखिज़म होते हैं, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं बुद्धिज़्म होते हैं, तो ये क्या वो किसको फॉलो करते हैं, इनमें कौन सा धर्म लागू होता है, वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इनमें जो भी कार्य होते हैं क्रियान्वित होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनमें यदि कुछ कोई चीज़ लेन देन हो रही है विवाह के समय या विवाह के बाद, ठीक है, या सहमति हो रही, तो वो दहेज कहलाएगी। लेकिन जो मुस्लिम में जो मेहर की रकम होती है वो दहेज नहीं कहलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देन धारा 4, धारा 4 क्या बोलता है, दहेज की मांग के लिए जुर्माना, यानी कि धारा 4 किसके बारे में बात किया है, दहेज की मांग के लिए जुर्माने की बात कर रहा है। ठीक है, यदि किसी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें कम से कम 6 मास और अधिकतम 2 वर्षों के कारावास की सजा और 10,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। अब देखिए आपको याद किस तरह से करना है, धारा 4, ठीक है, धारा 4 में सबसे पहले आप लोग याद करो कि जो सजा का प्रावधान है इसमें, ठीक है, जुर्माने का प्रावधान है एक्सक्यूज़ मी। तो सबसे पहले क्या है, 6 माह से, ठीक है, 2 साल तक, यानी कि 6 मंथ से 2 ईयर्स तक, ठीक है, फिर 10,000 रुपये का जुर्माना। ठीक, नेक्स्ट थिंग क्या है, धारा 4A, धारा 4A क्या बोलता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से, यानी कि जो भी एडवर्टीजमेंट होती है, ठीक है, तो के माध्यम से एक्सक्यूज़ मी, किसी भी प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से पुत्र पुत्री की शादी में एवज में व्यवसाय या संपत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव भी
दहेज की श्रेणी में आता है और उसे भी कम से कम 6 मास और अधिकतम 5 वर्ष के कारावास की सजा तथा 15,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है, कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम शादी के बाद इतना रुपए दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ठीक है। तो वो भी ये क्या बोलता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बोलता है वो भी एक दहेज ही है। तो उसके लिए क्या ये जुर्माना लगाए, ये बोलते हैं 6 माह से लेकर 5 साल तक की सज़ा होगी और 15,000 रुपये के जुर्माना होगा, ठीक है। देखिए, और यानी कि तथा यानी कि साथ में है ये, या नहीं है ये, एग्जाम में यहीं पे घुमा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसका ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट थिंग क्या है, धारा 6। धारा 6 क्या बोलता है, यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है, ठीक है, तो दहेज प्राप्त करने के 3 माह के भीतर या औरत की नाबालिग होने की स्थिति में उसके बालिग होने के 1 वर्ष के भीतर उसे अंतरित कर देगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, एक तो दहेज लेना देना वैसे पर भी अपराध की श्रेणी में ही आता है, लेकिन ये बोल रहा है ये अधिनियम, ये क्या बोलता है, जो दहेज होता है, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो लड़की का ही होता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि जब शादी करके जब लड़की गई है तो दहेज की राशि जो ली गई है तो उसको 3 माह के अंदर क्या कर दो आप, स्थानांतरित कर दो, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, स्थानांतरित नहीं, अंतरित कर दो, ठीक है। अंतरित कर देना मतलब क्या होता है, सौंप देना, ठीक। 3 माह के अंदर वो लड़की को ही सौंप दिए। और यदि वो नाबालिग है, ठीक है, तो नाबालिग वैसे तो बाल विवाह के अंतर्गत आएगी, लेकिन यदि हो भी जाता है बाल विवाह तो उसके लिए ये कंडीशन दिया है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि जब वो बालिग हो जाए तो बालिग होने के 1 वर्ष के भीतर उसको अंतरित कर दीजिए, यानी कि सौंप दीजिए, ठीक है। फिर क्या बोलता है ये, यदि महिला की मृत्यु हो गई हो और संतान नहीं हो तो अभिभावक को दहेज अंतरण किया जाएगा, और यदि संतान है तो संतान को अंतरण किया जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि शादी के बाद महिला की मृत्यु हो जाती है तो किसको देंगे वो दहेज, तो वो उसके माँ बाप को वापस सौंप देंगे, ठीक है। और यदि माँ बाप को कब नहीं सौंपेंगे, यदि उसके पास संतान है, ठीक है, मरने से पहले यदि उस महिला का कोई संतान है तो उसको वो जो दहेज की राशि है वो अंतरित कर दी जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है धारा 8A। तो धारा 8A क्या बोलती है, यदि घटना से 1 वर्ष के अंतर शिकायत की गई हो तो न्यायालय पुलिस रिपोर्ट या शुद्ध द्वारा शिकायत किए जाने पर अपराध का संज्ञान ले सकेगा। यहाँ घटना क्या है, घटना मतलब होता है दहेज, है ना। दहेज यदि लिया गया है तो उसके 1 वर्ष के भीतर रिपोर्ट लिखवानी है। जब रिपोर्ट लिखवाएंगे तब जाकर के पुलिस क्या करेगी, उसके बारे में कोई भी कार्यवाही करेगी। ये कौन बोलता है, धारा 8A बोलती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है, धारा 8B। तो 8B क्या बोलता है, दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी जो बनाए गए नियमों का अनुपालन कराने या दहेज की मांग के लिए उकसाने या लेने से रोकने या अपराध कारित करने से संबंधित साक्ष्य जुटाने का कार्य करेगा। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि जो दहेज निषेध पदाधिकारी है उसकी नियुक्ति कौन करेगा। 4 डिफरेंट ऑप्शंस दे देंगे, लेकिन उसमें आंसर आपका क्या होगा, राज्य सरकार, ठीक है। राज्य सरकार ही दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति करती है, ठीक है। ये कौन बोलता है, ये धारा 8B बोलता है, ठीक है। ये ना प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना कि 8B क्या बोलता है कि जो दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति है वो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, ठीक है। और साथ में आप लोग ये 2 पॉइंट जो है ये एक्स्ट्रा में है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है वो जो है 20 मई 1961 को पारित हुआ था, ठीक है। कब, 20 मई 1961, क्योंकि 2 चीज़ पूछेगा, पारित और लागू, ठीक है। तो पारित कब हुआ है, 20 मई 1961, और लागू कब हुआ है यदि पूछेगा तो 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ है, ठीक है। पारित मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट से वो पास हो गया है, ठीक है। लागू मतलब क्या होता है, अब पूरे देश में जो है वो
लागू होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की मुख्य धाराएं कंप्लीट हुई। आगे आने वाले सेशंस में हम और भी आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी एक हमने पूरी सीरीज़ चलाई है महिला पर्यवेक्षक की। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, जो कि बहुत आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। यदि आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ज्वाइन करके आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आपके पास समय पर पहुंचती रहे। तब तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।